हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम साइंस पेडागोजी का एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस। क्योंकि आपने कई बार अप्रोचेस, मेथड इनके बारे में पढ़ा होगा सीडीपी में, बट यहाँ पर जो हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम पर्टिकुलरली साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले कई बार क्या होता है कि ये दोनों वर्ड जो अप्रोचेस और मेथड है वो कई बार ना इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, राइट। पर इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो वो क्या डिफरेंस होता है तो उसको आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन से ऐसे अप्रोच हैं जो करके हम अपनी साइंस पेडागोजी में लेकर के चलते हैं, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो किस अप्रोच के साथ हम साइंस टीचिंग करते हैं क्लासरूम में, तो उसके बारे में बात करेंगे। और मेथड का एक ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं, और बाकी जो मेथड्स होंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम अप्रोचेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये है कि अप्रोच और मेथड, है ना, कई बार जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कई बार इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है ना, एक ही तरह से समझा जाता है इन दोनों को। बट अगर हम टीचिंग के पर्पज़ से बात करें तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझना आपको इम्पॉर्टेंट है कई बार, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, तो अप्रोच और मेथड में जो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्लासरूम में जब भी कोई टीचर जाती है तो किस तरह से बच्चों को देखना है ना, किस तरह से उनकी जो एक तरह से उनका जो टीचर होगा उसका जो आइडियोलॉजी होगी, जो बिलीफ होगा, जो पर्सपेक्टिव होगा, वो क्या होना चाहिए। ओके, तो उसी बेसिस पे फिर क्या पढ़ाया जाएगा और क्यों पढ़ाया जाएगा वो डिसाइड होता है। तो अप्रोच में एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो, जैसे ट्रेडिशनली अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ट्रेडिशनली क्या होता था, जो टीचर होती थी क्लासरूम में वो सोल अथॉरिटी होती थी। मतलब ऐसा समझा जाता था कि जो बच्चे हैं ना वो ब्लैंक स्लेट है। अगर मैं ट्रेडिशनली बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की बात करूँ, और मैंने अपनी हर वीडियो में ये कहा है कि जो ट्रेडिशनली हम क्लासरूम में देखने को मिलता था वो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की बात करते थे, लेकिन अब जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करेंगे। पहले आप इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझिए कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के साथ हम ट्रेडिशनली क्लासरूम में चलते थे, तो इसका मतलब ये था कि टीचर के पास पूरी नॉलेज है और जो बच्चा है उसके पास किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, वो एक ब्लैंक स्लेट है और टीचर को ही सारी नॉलेज उसको ट्रांसफ़र करनी है, एक तरह से इस तरह से। तो ये हमारे बच्चों को देखने का हमारा एक नज़रिया होता था, एक बिलीफ होता था, आइडियोलॉजी होता था। तो आप कह सकते हो कि ये हमारी एक अप्रोच होती थी बच्चों को देखने की। जब हमारी अप्रोच डिसाइड हो गई तो उस बेसिस पे फिर हमारे मेथड डिसाइड होते हैं। तो मेथड क्या यूज़ होता था ट्रेडिशनली, लेक्चर मेथड, जिसमें सिर्फ टीचर एक्टिव पार्टिसिपेशन होती थी और बच्चे बैठ के पैसिवली सुनते थे। तो आपको समझ में आ रहा है वो क्यों होता था, क्योंकि अप्रोच ये थी कि बच्चे ब्लैंक स्लेट है और उस हिसाब से फिर हमने अपनी टीचिंग मेथड्स डिसाइड किए। ओके, और अब की बात हम कर रहे हैं, जो कि एनसीएफ 2005 भी कहता है ना, कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं कि जो बच्चा होता है वो ब्लैंक स्लेट नहीं होता है, उसके पास ऑलरेडी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके साथ वो क्लासरूम में आता है। और ये बात सच भी है, जब बच्चा क्लासरूम में आता है तो उसके पास ऑलरेडी उसके आसपास के, उसके फैमिली के कंक्रीट फॉर्म में उसके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी होती है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में ये कहा जाता है कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, जो ऑलरेडी वो नॉलेज लेकर के आया, उसको नई नॉलेज के साथ कैसे जोड़ा जाए और इस तरह से जोड़ा जाए कि बच्चे उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का होना चाहिए। तो ये अप्रोच हमारी अब नई अप्रोच आ गई कि पहले ब्लैंक स्लेट मानते थे, अब क्या मान रहे हैं कि नहीं, ऑलरेडी उनके पास है नॉलेज। तो आप समझ रहे हो, अब हमारा बिलीफ, अब हमारी आइडियोलॉजी इस तरह से हो गई, तो अब हमारी अप्रोच अलग है बच्चों को देखने की, और हमारे उस हिसाब से फिर हमारे टीचिंग मेथड्स भी चेंज हो जाएंगे। तो टीचिंग मेथड क्या होंगे, जिसमें बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, आप समझ रहे हो, जिसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। तो तभी तो हमारे टीचिंग मेथड आपने सुने होंगे ऑलरेडी। तो डिस्कशन मेथड जैसे यूज़ होता है, हमारा रोल प्ले हो गया क्लासरूम में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक तरह से जिसमें बच्चे थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं, राइट। तो ऐसे करके ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे उस हिसाब से फिर हमारे मेथड्स होने लगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अप्रोच एक तरह से हमारी आइडियोलॉजी, हमारा बिलीफ, हमारा पर्सपेक्टिव, किसी भी चीज़ को डील करने का, कोई भी काम हम कर रहे हैं, यहाँ पर मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रही हूँ, टीचिंग का जो भी अगर हम टीचिंग की बात करें तो उसको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो हमारी अप्रोच हो गई। और मेथड क्या होता है कि हम कैसे उसको अकम्प्लिश करेंगे, कैसे हम उस तक पहुंचेंगे, तो वो प्रैक्टिकल आइडियाज़ हमें मेथड से मिलते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन मिलता है उस टास्क को कंप्लीट करने का। तो सबसे पहले हम अपनी अप्रोच चूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हमारे मेथड्स डिसाइड होते हैं। तो आई होप कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको अब फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि कभी इसमें कोई डिफरेंस में आपको
ऐसा होगा कि प्रॉब्लम आएगी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं अप्रोचेस की बात करूँ साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, अपनी हर वीडियो में मैं बात करती हूँ कि NCF 2005 में भी मैंने जब सीरीज़ बनाई थी तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि NCF 2005 भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को इम्पॉर्टेंस दी गई है उसमें। ओके, तो साइंस में और कौन सी अप्रोच हम लेकर के चलते हैं? एक तो इंक्वायरी अप्रोच, तो ये आपको समझ में आई क्या होगा। जब मैंने आपसे बात करी थी कि साइंस का डोमेन क्या है, तो हमने 3 डोमेन्स के बारे में बात करी थी, राइट। एक सबसे पहला डोमेन ये है कि साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि ऑलरेडी हमारे को टेक्स्ट बुक में प्रोवाइडेड है। जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, जो भी पास्ट में जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड है, वो ऑलरेडी उस टेक्स्ट बुक में है। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप देखो तो क्या होता था कि टीचर, एक टेक्स्ट बुक होती थी, टीचर होता था, बस उस पुरानी जो नॉलेज ऑलरेडी है उसको बच्चों को ट्रांसमिट किया जाता था, ट्रांसफ़र किया जाता था। फोटोसिंथेसिस से उसकी डेफिनेशन करवा दी, जैसे आप समझ रहे हो। तो ये बॉडी ऑफ नॉलेज को सिर्फ एक तरह से ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन ये कहा गया कि साइंस का डोमेन सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके डोमेन और भी है। तो साइंस इज़ नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ नॉलेज, सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। तो आप समझ रहे हो, यहाँ से फिर इंक्वायरी अप्रोच निकल करके आई कि ठीक है, जो नॉलेज ऑलरेडी प्रोवाइड है, लेकिन उसको बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। क्या सिर्फ फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद करवाना है बच्चों को? तो वो तो ऑलरेडी डिस्कवर, मतलब जो भी चीज़ है ना, ग्रेविटेशनल लॉ है, ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। अब उसको बच्चों को कैसे समझाना है, उनकी रियल लाइफ से उसको कैसे कनेक्ट करना है, ओके, कैसे उस नॉलेज तक पहुंचना है, तो उसकी बात की गई है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात कही है। मतलब ऐसी अप्रोचेस हमें लेकर के चलनी है जिसमें बच्चे क्या हो, पैसिवली सुने ना, बस मतलब उसको फीड ना कर ले एज ए इंफॉर्मेशन, उसको एज ए नॉलेज लेकर के चले और उनके अंदर उस तरह की स्किल्स डेवलप हो। जब वो नॉलेज ले रहे होते हैं, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का चल रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ उस नॉलेज को ही सीख रहे होते हैं, बल्कि बच्चे बहुत सारी प्रोसेस स्किल्स भी अपने साथ साथ सीखते हैं। वो हम पिछली वीडियो में प्रोसेस स्किल में बात कर ही चुके हैं कि कैसे सीखते हैं, तो वो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक तरह से बच्चों का, साइंस की क्लास में भी, हर क्लास में एक तरह से। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर हम 2 अप्रोचेस लेकर के चलेंगे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को सपोर्ट करती हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में आज देखेंगे। फिर अगर मैं मेथड्स की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी अगली वीडियो में इसके साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो यहाँ पर सिर्फ आपको दिखा रही हूँ मैं कि किस तरह से है। जैसे टीचर सेंटर्ड मेथड, जिसमें टीचर सोल अथॉरिटी होता है, और लर्नर सेंटर्ड मेथड। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किसकी बात करती है? लर्नर सेंटर्ड मेथड की बात करती है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करती है। जब हमने NCF 2005 पढ़ा था तो हमने बात करी थी लर्निंग इज सोशल एंड एक्टिव इन नेचर। तो सोशल मतलब अपनी जो पीयर ग्रुप है उससे भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स और लर्नर सेंटर्ड मेथड और टीचर सेंटर्ड मेथड तो ट्रेडिशनली भी यूज़ किए जाते थे, लेक्चर मेथड। तो उन तीनों तरह के हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें हम बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू दिया है। फिर आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, राइट। तो इंक्वायरी अप्रोच का जो क्रेडिट जाता है वो जॉन डीवी को जाता है, उन्होंने इसको यूज़ किया था। और इंक्वायरी अप्रोच में क्या होता है, जैसे साइंस की क्लासरूम में फॉर एग्जांपल कोई टीचर नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। जैसे क्लास 6 में आपने एक टॉपिक देखा होगा, फन विद मैग्नेटिक्स। तो उसमें ये टॉपिक है कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, मैं क्लास में गई और मैंने बच्चों को बुक्स ओपन करने के लिए बोल दिया और मैंने बच्चों को मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक की डेफिनेशन, जैसे कि लेक्चर मेथड का यूज़ करके ट्रेडिशनली टीचर अभी भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रेडिशनली यही चीज़ होती थी, बट हाँ अभी भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो इसी तरह से साइंस क्लास में पढ़ा दिया, मतलब इस तरह से पढ़ाया गया और बच्चों को डेफिनेशन बता दी गई। तो क्या बच्चे उससे रिलेट कर पाएंगे? मतलब जो हम चाहते हैं, जो हमारा मेन एम है कि बच्चों के अंदर थिंकिंग डेवलप हो, यही तो 3 डोमेन्स है ना। मैंने अभी जैसे बताया, साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। अब इससे होगा क्या, नॉलेज भी है हमारे पास ऑलरेडी, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी से बच्चों को उस नॉलेज तक पहुंचाया भी जाता है। तो अल्टीमेट एम ये है कि उस तरह की थिंकिंग डेवलप हो जाए बच्चों के अंदर, जो कि आर्टिकल 51AH फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल है सोसाइटी में, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो। और वो कैसे होगी? जिस तरह से पढ़ाया जाएगा, पेडागोजी यूज़ की जाएगी। तो एक तो तरीका यही था कि डायरेक्ट डेफिनेशन बता दी। दूसरा क्या है कि टीचर
क्या कर सकती है, कोई भी वीडियो क्लिप दिखा सकती है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर मैंने आपको शो करी है, तो इस तरह से पिक्चर बच्चों को दिखा सकती है और सोचने के लिए बोल सकती है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के बजाय टीचर इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो बच्चे खुद सोचे, क्वेश्चन करें। इंक्वायरी अप्रोच में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्वेश्चनिंग बच्चा खुद करे, क्यूरियोसिटी लेवल को उसको टैप करना है हमें, उसकी क्यूरियोसिटी को, उसको उसकी रियल लाइफ से जोड़ देना है। ठीक है, तो ये भी बोल सकती है टीचर की यहाँ पर पिक्चर में देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, आपने ऐसी कोई क्रेन देखी है, वो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। तो वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, उसकी थिंकिंग डेवलप होगी, क्वेश्चनिंग डेवलप होगी कि हाँ ये पिक्चर में ऐसा हो रहा है, एक ब्लॉक के थ्रू एक कार को पुल किया जा रहा है, तो फिर रियल लाइफ में आपने ऐसा कभी देखा है कि नहीं देखा। ठीक है, वीडियो क्लिप्स के थ्रू उनको दिखाया जाएगा। क्वेश्चनिंग मतलब उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्यूरियोसिटी लेवल को टैप करना, कि बच्चा खुद उसको सर्च करने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, हो सकता है किसी बच्चे ने बिल्कुल भी, किसी बच्चे को इसके बारे में ना पता हो, किसी बच्चे को पता हो, तो एक तरह से पीयर लर्निंग भी वहाँ पर होगी। तो बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करने के बाद अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे, मतलब पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करेंगे जो भी उनको पता होगा। तो मतलब हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं। फिर जो भी हाइपोथेसिस क्रिएट किए गए हैं बच्चों को, तो अगर टीचर चाहे तो उसको टेस्ट भी करवा सकती है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है कि जो बच्चों ने बोला है वो सही है कि नहीं, है ना, उनको पॉसिबल सॉल्यूशन बता करके। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो मेन जो इंक्वायरी अप्रोच में जो है वो ये है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी को इन्हेंस करना, ताकि वो खुद आंसर सीख करने पर मजबूर हो जाएं। और वो क्यूरियोसिटी तभी इंक्रीज़ होगी जब बच्चों को हम उस तरह से लेकर के चलेंगे, इंक्वायरी की तरफ हम लेकर के चलेंगे, रेदर देन कि रेडीमेड आंसर उनको, जो कि बुक में ऑलरेडी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, वो बताने की। आप समझ रहे हो? तो ये एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप्स मत समझना है इसको, इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चनिंग, क्योंकि अप्रोच में कोई स्टेप्स नहीं होते हैं। अप्रोच एक आइडिया है, एक बिलीव कि किस तरह से हमें लेकर के चलना है। तो ये प्रोसेस है पूरा। ठीक है, फिर अगर मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की यहाँ पे बात करूँ, तो मेरिट्स यही होगा कि साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगी, प्रोसेस स्किल्स डेवलप होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों के अंदर आएगी, है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का है, बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट, उस डायरेक्शन में खुद जा रहे हैं। तो यही तो साइंस होता है ना, साइंस की डेफिनेशन यही तो है कि किस तरह से हम जो भी नॉलेज है उसको हम किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उस तक पहुंच रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जैसे हाउ वी कम टू नो रेदर देन व्हाट वी नो, कैसे हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि कैसे ये जो पाथ है ना, ये जो जर्नी है, उसी में बच्चों की क्या होती है, थिंकिंग, कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है, प्रोसेस स्किल्स डेवलप होती है। राइट, आप रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आप समझ रहे हो तो मुझे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं, तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, डीमेरिट्स ऑफ फॉर यूज़र, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये यहाँ पर डीमेरिट्स में लिखूं, क्योंकि डीमेरिट्स ये यूज़र के लिए है, अप्रोच के लिए डीमेरिट्स नहीं है। यार आप भी इसको समझ रहे होंगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि यार ये अप्रोच जो है वो बहुत सारा टाइम ले रही है। ये लिखा हुआ है, बहुत सारी प्री प्लानिंग चाहिए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है ना, कि अब हम बात करते हैं कि हमें बच्चों के अंदर, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, हम बड़े बड़े एम की बात करते हैं कि हमें जो मेन एम है साइंस का पढ़ाने का, वो ये है कि हम बच्चों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करें, और फिर बाद में हम वही ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, वही हम टाइम की बात कर रहे हैं, वही हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो करनी चाहिए ना, जब हमारा गोल, अगर हमें किसी चीज़ को अचीव करना है, तो वो टाइम स्कूल में वो चीज़ वो तो करनी पड़ेगी चेंजेस। अगर टाइम लग रहा है तो वो तो लगेगा ही, वो तो नॉर्मल है। तो वो तो यूज़र को चेंजेस करने अपने में, कि वो उसको किस तरह से अडेप्ट करेंगे। राइट, तो उसमें अप्रोच की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीमेरिट्स फॉर यूज़र। फिर अगर मैं नेक्स्ट अप्रोच की बात करूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, काफ़ी थोड़ा सिमिलर सा आपको लगेगा। तो ये आपको बताना है कि डिफरेंस क्या होता है इंक्वायरी अप्रोच में और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। फिर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पर टीचर जो है, कोई भी प्रॉब्लम है वो लर्नर के सामने प्रेजेंट करती है, और क्लासरूम में डिस्कशन हो सकता है उसके ऊपर, है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या सेल्फ स्टडी के थ्रू उसको लर्नर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो इसमें भी आपको समझ ही गए होंगे, जब खुद हम कोई चीज़ करते हैं या फिर बच्चा खुद कोई चीज़ करेगा, उसमें इन्वॉल्व होगा, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, और ये ट्रू है। राइट, तो कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल, यहाँ पर दोबारा से एक एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ना कंडेंसेशन का मतलब बच्चों तक पहुँचाना चाहती है, और इस तरह से पहुँचाना चाहती है कि बच्चे उसको डेफिनेशन के थ्रू नहीं याद कर ले, बल्कि
डेफिनेशन के थ्रू याद करना, रोड मेमोराइजेशन, उसको तो मैं अलग ही लेके चल रही हूँ, वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो टीचर ने फिर क्या सोचा कि ठीक है, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के थ्रू एज अ प्रॉब्लम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो टीचर ने क्या किया, एक बीकर लेकर के आई, उसको बिल्कुल क्लोज से क्लीन किया ताकि उसमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स ना रहे, उसमें आइस डाल दी। ठीक है, आइस डाल दी और बच्चों को थोड़ी देर तक उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोला। टीचर ने अभी कुछ भी नहीं बताया क्लासरूम में, है ना। तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ाए। बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए बोल दिया तो बच्चे सोचेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, देखा उन्होंने थोड़ी देर बाद। तो टीचर ने उनका ध्यान कहाँ पर लेकर के आई, उनका फोकस, कि आपको ये जो बीकर के बाहर जो ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, ये किस वजह से हुए हैं। क्वेश्चनिंग, ठीक है, एक तरह से क्वेश्चनिंग कर दी, प्रॉब्लम्स, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम बच्चों के सामने प्रेजेंट कर दी, क्यों हो रहा है ऐसा। तो आप बच्चे सोचेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करेंगे, राइट। तो फिर टीचर ने क्या किया, उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, बॉईल किया, फिर उसको थोड़ी देर उसके ऊपर उसको प्लेट से क्या किया, उसको ढक दिया। और फिर थोड़ी देर बाद बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए बोला उसको, और देखा कि जो प्लेट के ऊपर है वहाँ पर भी वाटर ड्रॉपलेट्स आना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से टीचर ने दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करी और बच्चों से बोला कि वो इसका आंसर देने की कोशिश करें। बच्चे क्या करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, है ना। कि क्या हाइपोथेसिस बच्चे क्रिएट कर सकते थे कि ये आइस की वजह से हो रहा है। तो टीचर ने क्या किया, फिर उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, आइस की वजह से हो रहा है, तो उससे फिर टीचर ने उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। बॉईल करने के बाद देखा कि उसके ऊपर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स आना स्टार्ट हो गए थोड़ी देर बाद प्लेट के ऊपर। तो फाइनली क्या हुआ, तो समझ रहे हो आप, तो प्लेट्स के ऊपर भी क्या हुआ, वाटर जो लिक्विड है वो वहाँ पर शो हो रहा था। तो टीचर ने कनेक्ट करने की कोशिश करी कि जो क्या बोलते हैं, जो जब किसी चीज़ को हम बॉईल करते हैं, तो आपने ऐसा अपने घरों पे भी देखा होगा, या आप घर जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऐसे बच्चों को बोला कि जब किसी चीज़ को हम बॉईल करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, स्टीम निकलती है, वेपर्स निकलते हैं। अब वेपर्स क्या हुए उस प्लेट पे, क्योंकि वेपर्स तो बाहर जा नहीं सकते थे, है ना, क्योंकि उस पर तो हमने बीकर पे हमने किससे कवर कर दिया था, उसको प्लेट से कवर कर दिया था। तो आपने देखा कि वो वेपर्स फिर कहाँ गए, तो बच्चों ने बोला वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गए। मतलब इस तरह से वो पहुँचे, डिस्कशन के थ्रू पहुँचे उस पर कि हाँ, वेपर्स जो हो गए वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो आप समझ लो किस तरह से पूरा बच्चों का इंगेजमेंट था यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर वहाँ पर कंडेंसेशन का टॉपिक इस तरह से समझाया गया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच में यही चीज़ हुई कि इसमें बच्चों का जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बच्चे कोलैबोरेटिव लर्निंग से सीख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी यहाँ पर है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी होती है कि हाँ, ये एंगल है कि बच्चों को प्रॉब्लम के थ्रू बच्चा खुद प्रॉब्लम सॉल्व करे, और मेथड भी दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आपने सीटेट में क्वेश्चन देखा होगा, इससे रिलेटेड आया हुआ है, बताइए इसमें कौन सा स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का नहीं है। तो सबसे पहला तो आपको क्लियर है ही कि एक प्रॉब्लम होती है, उसको टीचर डिफाइन करती है, राइट, जैसे कि यहाँ पर भी हुआ। फिर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, प्रीवियस नॉलेज के थ्रू। उसके बाद बच्चे उसका पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। फिर फाइनली उसको टेस्ट करते हैं, राइट। और टेस्ट टीचर की हेल्प से कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि हाँ, जो भी निकल करके आया है टेस्ट के बाद, जो भी रिजल्ट निकल करके आया है उसका एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना, और फिर फाइनली सॉल्यूशन तक पहुँचना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये स्टेप बाय स्टेप फिक्स मेथड है। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, ये प्रोसेस है। तो अब क्लियर हो गया होगा। मेरिट्स और डीमेरिट्स, जैसे कि मैंने भी बताया, मेरिट्स सेम ही होंगे दोनों के, और डीमेरिट्स भी आपको क्लियर होगा ही कि यूज़र्स के लिए डीमेरिट है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, प्लानिंग चाहिए, इसमें भी रिसोर्स चाहिए, तो वही चीज़ है। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में तो मैं अपनी हर वीडियो में कहीं ना कहीं ये टॉपिक तो आ ही जाता है, क्योंकि अब टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें तो आ ही जाता है टॉपिक। तो प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से कनेक्ट करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों का। लर्निंग क्या है, सोशल एंड एक्टिव नेचर। सोशल इसलिए क्योंकि बच्चा अपने आसपास कोलैबोरेटिव लर्निंग, डिस्कशन, मतलब पीयर ग्रुप से सीखता है। और एक्टिव इसलिए क्योंकि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। पैसिवली अगर वो सुन रहा है तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को फीड करना होता है दिमाग में, राइट। अब यहाँ पर दो अप्रोचेस इसको फॉलो करती हैं। एक तो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच। ये जो अप्रोच है, मतलब आपको नाम से समझ में आ गया होगा, एक्सपीरियंशियल मतलब जो लर्नर है उसकी जो लर्निंग होती है उसके खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू,
राइट। और एक्सपीरियंस बनते कैसे, जब कोई चीज़ हम करते हैं एक्शन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन, राइट, रिफ्लेक्शन, जब हम उसके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो लर्निंग बाय डूइंग। डूइंग से हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं, उससे फिर जो भी है उससे फिर हमारी लर्निंग होती है। अब टीचर क्या होता है यहाँ पर, फैसिलिटेटर है और एक गाइड होता है, राइट। अब इसको कॉल्प्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी से समझते हैं कि किस तरह से जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो भी बच्चों के एक्सपीरियंस है, वो लर्निंग में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो कॉल्प्स ने इसके बारे में एक थ्योरी दी थी, एक प्रोसेस दिया था कि सबसे पहले क्या होता है, कंक्रीट फॉर्म में एक्सपीरियंस होते हैं। कंक्रीट फॉर्म में आप ऐसे समझिए कि दो चीज़ें होती है, एक तो कंक्रीट फॉर्म में, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ तो छोटे बच्चे, जो पियाजे ने भी कहा था, छोटे जो बच्चे होते हैं वो किससे सीखते हैं, वो अपने आसपास जो भी चीज़ उन्हें दिख रही है कंक्रीट फॉर्म में, तो उससे वो सीखते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस बच्चों के पास है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब ये अगर मैं इसको आइस वाले एग्जाम्पल से कनेक्ट करूँ तो बच्चों ने कई बार देखा होगा कि घर में जब उन्होंने कई बार देखा होगा कि कोई गर्म चीज़ है, उसके ऊपर प्लेट रख दिया, तो उसके ऊपर लिक्विड, जो प्लेट का दूसरा साइड है उसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स दिखने लगती हैं कुछ टाइम बाद। तो बच्चों ने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, तो जब टीचर वो समझा रही होगी ना, तो बच्चे अपनी प्रीवियस उस चीज़ को याद कर रहे होंगे, अच्छा हाँ ऐसा तो कभी हुआ था, राइट। तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि कंक्रीट फॉर्म में उन्होंने उस चीज़ को देखा है, या फिर उस समय भी वो चीज़ वो देख रहे हैं, जब टीचर उनको शो कर रही है ना तब भी वो चीज़ वो देख रहे हैं कंक्रीट फॉर्म में, राइट। अब जब देखते हैं तो उसके बाद वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, सोचेंगे उसके बारे में, थिंकिंग स्टार्ट होगी। जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं, अगर हम अपनी भी बात करें, हमारे साथ कोई एक चीज़ हो रही है, एक्सपीरियंस किसी चीज़ का हम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम उस पर रिफ्लेक्शन ज़रूर करते हैं कि यहाँ से हमने क्या चीज़ सीखी या क्या चीज़ इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन निकल करके आता है। जैसे बच्चों ने सोचा होगा अच्छा ठीक है ऐसा होता है, जो गैस है वो डायरेक्टली लिक्विड में इस तरह से कन्वर्ट होती है, तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है, मतलब सोचा होगा। और इस हिसाब से फिर इसके बाद उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया, कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर लिया एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट मैंने बता दिया ना आपको, कंक्रीट जो चीज़ हमें दिख रही है और एब्स्ट्रैक्ट जो हम कॉग्निटिवली हमारे ब्रेन में नॉलेज के फॉर्म में होती है। तो कॉन्सेप्ट बना लिया कि हाँ ऐसा होता है, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। अब क्या हुआ, जो भी नॉलेज हमारे पास है उसको फिर हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो मतलब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो बच्चे भी उस चीज कॉन्सेप्ट को हो सकता है किसी अगले नए कॉन्सेप्ट में समझने के लिए उसको अप्लाई करें, राइट। फिर उसके बाद फिर जब वो अप्लाई करेंगे तो दोबारा से वो एक्सपीरियंस करेंगे कोई नई चीज़। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो कॉल्प्स ने ये दिया था, ये दिखने में टर्म्स बहुत खतरनाक लग रही है, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, तो आई होप आपको क्लियर होगा। फिर आज का हमारा लास्ट टॉपिक, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। तो नाम से ही पता चल गया होगा, मेथड भी जो हम यूज़ करते हैं कोऑपरेटिव के हिसाब से, रोल प्ले हो गया हमारा, डिस्कशन मेथड हो गया, तो वो इसी अप्रोच के बेसिस पे कि हाँ ये अप्रोच लेकर के हमें चलनी है कि बच्चा अपने पीयर ग्रुप से बहुत कुछ सीखता है। कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, तो ये हमारा देखने का नज़रिया है, ये हमारा एंगल है, हमारी अप्रोच है कि जब लर्नर्स ग्रुप में काम करते हैं किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। और यहाँ पर टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है और एक गाइड होता है। और इसकी बात भी जॉन डीवी ने करी थी, उन्होंने कहा था ये चीज़ लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अब 5 मेजर एलिमेंट्स के थ्रू आप इसको समझिए। सबसे पहले तो ग्रुप में जब बच्चे काम करते हैं तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस समझ होता है। एक चीज़ होती है, मतलब ये होता है कि डिपेंडेंसी होता है एक तो, है ना, और एक होता है इंडिपेंडेंसी, और एक होता है इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी में क्या होता है कि मैं भी तुम पे डिपेंड हूँ, तुम भी मुझ पे डिपेंड हो, हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो इंटरडिपेंडेंस वाली स्टेज ही आ जाती है। और ये तभी होगा जब बच्चा सोशली चीज़ों को समझेगा, वो स्किल्स उसके अंदर होंगी, तभी वो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बीच में डिफरेंस समझ पाएगा। जितने भी लोग हमारी सोसाइटी में, वो सारे हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस, और या ये तो साइंस के बच्चे अच्छे से समझ ही सकते हैं, है ना। फूड चेन तो सबने पढ़ी है कि किस तरह से हमारी पूरा, जब हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम ही पूरा इंटरडिपेंडेंस पे ही है, तो फिर ये तो छोटी सी चीज़ है। तो मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स है वो आपस में इंटरडिपेंडेंस होते हैं, और ये चीज़ सिखानी है। ये चीज़ कैसे सीखते हैं, लर्निंग अप्रोच हम जो यूज़ करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, तो वहाँ से बच्चे इस चीज़ को सीखते हैं कि हाँ ठीक है, हमें एक कॉमन गोल दिया हुआ है, हमें एक काम प्रोजेक्ट दिया हुआ है, और एज अ ग्रुप में हमें एक दूसरे पे डिपेंड होकर के, है ना, उस चीज़ को हमें अचीव करना है पॉजिटिव वे में। फिर नेक्स्ट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। हाँ ऐसा है कि हम एक दूसरे पे डिपेंड है और हर एक इंडिविजुअल उसमें अकाउंटेबल होता है।
ऐसा नहीं है कि एक पूरा लीडर है उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को लेकर के चलना, नहीं, हर जो इंडिविजुअल है ग्रुप में हर कोई अकाउंटेबल होना है। और ये सारी बच्चों के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स आए तो उसमें टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर को यही रोल है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें आए, राइट, यही चीज़ टीचर को देखनी होती है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स आपको समझ ही गए होंगे, जो ग्रुप में किस तरह से बिहेव करना है ना, किस तरह से जो प्रोजेक्ट है उसको अचीव करना है, किस तरह से एक दूसरे से बिहेवियर शो करना है, आप समझ ही रहे होंगे। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कई तरह की स्किल्स बच्चा सीखता है। ग्रुप में जो प्रोसेसिंग है वो चलती है कि काम कैसे करना होता है, किस तरह से एक टीम की तरह लेकर के चलना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच में। और उसी हिसाब से, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मेथड में अगले उसमें डिस्कस करूँगी, तो उस हिसाब से फिर हमारे मेथड होता है, जैसे ग्रुप लर्निंग करवा दी, पीयर ट्यूटरिंग होता है, टीम टीचिंग हो गई, रोल प्ले हो गया, तो ये सारी चीज़ें फिर आती है। आई होप कि आपको सारे अप्रोच क्लियर हो गए होंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस एजुकेशन, क्योंकि अप्रोचेस तो हम पढ़ते रहते हैं, बट साइंस के कॉन्टेक्स्ट में आज मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज़, आज का टॉपिक बस यहीं ख़त्म होता है। और एक और बात मुझे आपसे कहनी थी कि अगर आप फर्स्ट टाइम सिर्फ डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। साइंस पेडागोजी में एक पूरा सीक्वेंस में मैंने सारी चीज़ें बनाई हुई है। सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और ये हमारा 4th टॉपिक है आज जो हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने एक सीक्वेंस में नंबर डाले हुए हैं, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सीटेट का सिलेबस लेकर के चल रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक ही कवर करेंगे, नहीं, हम साइंस पेडागोजी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम, जैसे मैंने कहा कि मैं मेथड के ऊपर बात करूँगी, और इस वीडियो में भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय।